हेलो फ्रेंड्स, क्या वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है? क्या वेरिकोसील की वजह से मेरा स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी सब में कोई इफेक्ट आ सकता है? मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, मैं मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे, तो क्या ये मेरे को वेरिकोसील की वजह से ऐसा हो सकता है? ये बहुत कॉमन प्रश्न है जो कि लोग मुझसे रूटीनली डेली बेसिस पे अपने ओपीडी में और यूट्यूब के थ्रू पूछते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि इसका एकमात्र सोल्यूशन है सर्जरी। लेकिन मैं आज आपको यह बताता हूं कि अगर लोग वेरिकोसील को समझकर टाइमली आइडेंटिफाई करके टाइमली उसको डील कर लिया जाए तो हो सकता है बिना किसी सर्जरी के ओनली कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उस वेरिकोसील को ठीक कर दे, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को ठीक कर दे, स्पर्म की क्वांटिटी को ठीक कर दे और आपकी फ्यूचर की फर्टिलिटी को ठीक कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ साइंटिफिक बातें करने वाला हूं। कोई फेसबुक आधारित नहीं, कोई इंस्टाग्राम आधारित नहीं, ओनली साइंटिफिक बातें कि क्या बेसिकली स्पर्म के जो प्रोडक्शन होता है उसके पीछे बेसिक साइंस क्या है, कैसे, और ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसको लेके हम साइंटिफिक वे में हम अपनी स्पर्म के प्रोडक्शन को, उसकी क्वालिटी को, उसकी मोटिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसको करके हम इन सब चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। और या फिर अगर इन सब के बाद भी ठीक नहीं होता तो ऐसे कौन से नॉन सर्जिकल मेथड्स है जिसके थ्रू मैं आपको रिलीफ दे सकता हूं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी में डील करता हूं, वेरिकोसील में डील करता हूं। कुछ हद तक इससे काफ़ी पेशेंट्स को कोई काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, लाइकली बेसिकली बिना चीरा फड़ी के, बिना एनेस्थीसिया के, और कुछ और काफ़ी इन तरीकों से डील करते हैं। और काफ़ी बार हम जिन पेशेंटों को किसी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बहुत अर्ली स्टेज में अगर कोई टाइमली आ जाता है तो हम उसको मेडिसिनली या बेसिक लाइफस्टाइल सपोर्ट्स के काउंसलिंग करके भी उसको डील करते हैं। दोस्तों मैं बिना टाइम खराब किए मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप आराम से पूछ सकते हैं, और या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी रिपोर्ट शेयर करके मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं। तो दोस्तों जल्दी से कुछ बेसिक साइंस की बात करते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन में साइंस किस तरह मदद करती है। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए लाइक ए शक्ति हाउस, मतलब जो भी एनर्जी बॉडी में है, जितनी भी कोशिका का एक शक्ति हाउस होता है। तो बेसिकली अपने स्पर्म में कोई भी दिक्कत कब होती है? जब कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी कम होती है। तो इन दो की वजह से बेसिकली दो साइंस के फंडे हैं कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आई या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी एटीपी के रूप में खत्म हुई तो इसकी वजह से अपन को बेसिकली स्पर्म में कोई ना कोई इशू आता है। तो हम जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स दे दे या फिर अपनी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट दे दे या फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करने वाला कॉज है उसको डील कर ले पहला, और या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी लेवल पे काम कर ले, एटीपी को बढ़ा दे, तो इससे अपनी वो सारी चीजें दूर हो सकती है। ओके डन। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों अपन ये सोचते हैं कि बेसिकली वेरिकोसील क्या करती है। वेरिकोसील की वजह से क्या होता है कि जो अपने अंडकोश में जो खून की नसों का गुच्छा बन जाता है, वेन्स का गुच्छा बन जाता है, वो उसके टेस्टिस के टेम्परेचर को बिगाड़ देता है। टेम्परेचर बिगड़ने की वजह से, क्योंकि वेन्स में गंदा खून होता है, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है अपनी टेस्टिस में, तो कोशिका लेवल पर पहुंच जाती है, सेलुलर लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे अपना स्पर्म का प्रोडक्शन खराब हो जाता है, स्पर्म की हेल्थ खराब हो जाती है, क्वालिटी क्वांटिटी सब अफेक्ट हो सकती है, टेस्टिकुलर हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो जैसे या तो अपन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या कर सकते हैं, या तो अपन इनको सप्लीमेंट्स के रूप में दे, और या फिर जो उसको क्रिएट करने वाला है यानी कि अगर कोई वेरिकोसील है या कोई और कॉज है तो अपन उसको डील कर ले, तो उससे क्या अपनी ये हेल्थ बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाला हूं कि ऐसे टॉप सप्लीमेंट जो कि साइंस बेस है, मैं किसी अपन अफलातून की बात नहीं कर रहे, साइंस बेस है। पहला है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए ऐसी चीज है जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये स्पर्म की मोटिलिटी को, उस काउंट्स को इंप्रूव करता है, और उसको एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। करीबन 200 से 300 मिलीग्राम अगर पर डे करीबन अपनी मानते हैं कि 6 महीने तक करीबन लिया जाए तो अपन को काफ़ी साइंटिफिक प्रूवन जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों दूसरा कंटेंट है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन क्या होता है? एल कार्निटीन बेसिकली अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। तो जैसे ही अपन एल कार्निटीन क्या करता है, जो स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पर्म इज अ सेल, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एटीपी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो ये माना जाता है कि इससे स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म की काउंट है, स्पर्म का प्रोडक्शन है वो अच्छा इंप्रूव होता है। करीबन 2 से 3 ग्राम अगर एल कार्निटीन पर डे लिया जाए इन द सप्लीमेंट फॉर्म, तो ये करीबन अपने 3 से 6 महीने में डेफिनेटली अपनी स्पर्म के काउंट्स को, स्पर्म के प्रोडक्शंस को, स्पर्म की मोटिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। दोस्तों तीसरा कंटेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा अपने इंडियन कल्चर में बहुत फेमस है। अश्वगंधा क्या करता है? बेसिकली अश्वगंधा जो होता है एक आयुर्वेदिक हर्ब है। अश्वगंधा से ये पाया गया है कि अगर डेली अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो स्पर्म के काउंट करीबन 167%, 167% स्पर्म के काउंट्स बढ़ते हैं, और करीबन 57% तक स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है। तो ये भी एक प्रूवन रिजल्ट है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए।
दोस्तों चौथा कंटेंट है जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई। तो जिंक क्या करता है, आपने पहले भी सुन रखा है वीडियो में। जिंक बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को लेवल को इंप्रूव करता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंप्रूव होता है तो फर्टिलिटी वैसे इंप्रूव होती है, इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। और विटामिन ई और सेलेनियम क्या करता है, बेसिकली ये डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जो अपने स्पर्म का जो डीएनए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल, क्योंकि डीएनए से ही सारी चीज़ ट्रांसफर होती है, इनहेरिटेड होती है, जेनेटिक कंपोनेंट होता है। उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है, उसको बेहतर बनाने का काम करता है, तो ओवरऑल स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। दोस्तों चौथी चीज़ है फॉलेट या फॉलिक एसिड और इनोसिटॉल। दोस्तों ये माना गया है कि ये अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर लिया जाए रेगुलर बेसिस पे, तो आपके स्पर्म के प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। स्पर्म के काउंट्स पे मेनली इफेक्ट करता है। जो काउंट्स होती है स्पर्म के प्रोडक्शन के थ्रू स्पर्म के काउंट्स पे इफेक्ट करता है, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये टैबलेट फॉर्म्स में फ्रिक्वेंटली मार्केट में मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बेसिकली स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है, जो दीवार होती है, उसको इंटीग्रेट करने का, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखने का काम करता है। और इससे उसकी जो स्पर्म होती है उसकी वो खराब नहीं होते, उसकी डेड नहीं होते, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। दोस्तों तो ये कॉमन कुछ सब्सटेंसेस थे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एल कार्निटीन, इनोसिटॉल, फॉलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको लेके आप अपने स्पर्म के काउंट्स को इंप्रूव कर सकते हो, स्पर्म के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हो, स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, स्पर्म के डीएनए कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अच्छा एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हो, और ओवरऑल स्पर्म हेल्थ को, ओवरऑल टेस्टिकुलर हेल्थ को आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये कितने टाइम लेना चाहिए। दोस्तों स्पर्म का प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि स्पर्म बनना बंद हो गए तो आगे बनेंगे ही नहीं। तो स्पर्म का प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो दोस्तों ये माना जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में करीबन 72 से 90 दिन लगते हैं। तो हम ये मानते हैं कि करीबन अगर इन सप्लीमेंट्स को अपन रेगुलर लिया जाए तो 2 से 3 महीने में, 3 महीने के आसपास में प्रूवन साइंटिफिक रिजल्ट्स दिखने की पूरी संभावना रहती है। कुछ मैं इसके साथ आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस किया जाए या क्या चीज़ अवॉइड की जाए। तो दोस्तों जितने भी अपने ऊल जूल सब्सटेंसेस है, ये जंक फूड्स हो गए, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको अपन को अवॉइड करना चाहिए। कैंड जूस अवॉइड करना चाहिए। अपन को जो डाइट में अपने सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो लेना चाहिए, लेमन या बेरीज का सेवन करना चाहिए। अपन को अंडर द इंस्ट्रक्शन कुछ जिमिंग, योगा, एक्सरसाइज ये सब करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, सोना बेहतर तरीके से चाहिए, सोना से भी बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो ये सब अपन को रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के वेरिकोसील में, किसी भी प्रकार के जैसे वेरिकोसील से फर्टिलिटी पे इशू, सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन पे टॉपिक पे, आपको डाइट के टॉपिक पे, आपको और भी वेरिकोसील से रिगार्डिंग किसी भी टाइप के पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, मल्टीपल पेशेंट टेस्टिमोनियल्स सब इस वीडियो पे दे रखे हैं। आप इन लिंक्स पे जाके उनको देख सकते हैं।